हाँ तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम डेक्कन ट्रांसकॉन लीजिंग के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है, क्योंकि जो कंपनी ये 2007 में ये कंपनी स्टार्ट हुई, यानी कि ऑलमोस्ट अगर हम देखेंगे तो 16 से 17 साल ये कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुकी हैं। क्योंकि जो कंपनी है, जो टैंक कंटेनर जो होते हैं वो ये कंपनी बाय करती है, फिर उनको यहाँ पे लीज पे देने का ये कंपनी हमें काम करती हुई नजर आती है। और उसके अलावा यहाँ पे लॉजिस्टिक्स से रिगार्डिंग यहाँ पे जो सर्विसेज होती है वो ये अपने क्लाइंट को यहाँ पे उसके रिगार्डिंग सर्विसेज हमें यहाँ पे प्रोवाइड करवाती हुई नजर आती है। अगर हम कंपनी की एक अच्छी बात की अगर हम बात करेंगे तो पिछले एक साल में लगभग 884 कस्टमर से भी ज़्यादा कस्टमर्स को यहाँ पे कंपनी ने सर्व किया है। तो वहाँ पे डेफिनेटली देखा जाए तो कस्टमर बेस कंपनी का काफ़ी अच्छा है। तो उसके हिसाब से अगर हम देखेंगे, लेकिन दिक्कत ये है कि लॉजिस्टिक में आपका पर कस्टमर रेवेन्यू इतना ज़्यादा नहीं होता है, यानी कि एक ही कस्टमर से आप बियॉन्ड पॉइंट यहाँ पे ज़्यादा रेवेन्यू चार्ज नहीं कर सकते। और यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो काफ़ी कॉम्पिटेटिव मार्केट है, यानी कि अगर आपके रेट कॉम्पिटेटिव नहीं होते तो वहाँ पे डेफिनेटली आपकी जो आपका जो क्लाइंट होता है वो कहीं ना कहीं दूसरे जो लॉजिस्टिक वाली कंपनी होती है उसके पास में वो चला जाता है। उसके अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो ये कंपनी की एजेंसीज की अगर हम बात करेंगे तो यूरोप, एशिया, ओशियनिया, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, तो ऐसी कंट्रीज में भी हमें यहाँ पे ये कंपनी की एजेंसीज यहाँ पे नजर आती है। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करेंगे, यानी कि जो आईपीओ से कंपनी को पैसा मिलने वाला है उसे कंपनी कैसे यूटिलाइज करने वाली है, तो देखिए यहाँ पे कंपनी थोड़े बहुत यहाँ पे और नए टैंक कंटेनर जो वो यहाँ पे कंपनी बाय करने वाली है, तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पे ये फंड में यूज होता हुआ नजर आएगा। और बाकी अगर हम देखेंगे तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट, यानी कि जो नॉर्मली जो आपकी वर्किंग कैपिटल साइकिल होती है उसके रिगार्डिंग जो कैश की रिक्वायरमेंट होती है, तो उसी के रिगार्डिंग यहाँ पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। अब अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल्स की अगर हम बात करेंगे तो फाइनेंशियल पर्टिकुलरली हमें अब इतने अच्छे यहाँ पे नजर नहीं आते। अगर हम 2022 में अगर हम देखेंगे तो 153 करोड़ के लगभग ये कंपनी का रेवेन्यू का नंबर था, फिर ये नंबर हमें 180 करोड़ के लगभग होता हुआ नजर आया था। तो 2023 में यहाँ पे कंपनी के नंबर्स हमें यहाँ पे अच्छे नजर आते हैं और प्रॉफिटेबिलिटी भी लगभग 5 करोड़ से लगभग 8.5 करोड़ के लगभग हमें यहाँ पे जाती हुई नजर आई थी। लेकिन अगर हम जो रिसेंटली जो फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ है वहाँ पे लगभग 27 करोड़ से कंपनी का रेवेन्यू का नंबर हमें यहाँ पे कम होता हुआ नजर आया है, यानी कि ऑलमोस्ट अगर हम देखेंगे 15% से यहाँ पे जो कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स है वो हमें यहाँ पे कम होते हुए नजर आए हैं। लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप देखोगे तो जो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी है 8.5 करोड़ से सीधा लगभग 11 करोड़ 81 लाख के लगभग यहाँ पे कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी हमें यहाँ पे होती हुई नजर आई है। तो ये एक चीज आपको भी समझनी पड़ेगी कि जहाँ पे 15% से कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स कम है, वहाँ पर ऐसे सिनेरियो में लगभग 30-40% से कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो हमें यहाँ पे बढ़ती हुई नजर आई है। तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि अभी कंपनी का आईपीओ आ रहा है तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं यहाँ पे नंबर्स को मैनिपुलेट यहाँ पे कंपनी की तरफ से किया गया, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं जो बिजनेस के ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं वो हर साल बढ़ते, इतनी ज़्यादा ऑपरेटिंग एफिशिएंसी लेकर आना, क्योंकि एकदम से अगर हम नेट प्रॉफिट मार्जिन की अगर हम बात करेंगे जो 5% से कम का जो नेट प्रॉफिट मार्जिन था वो कहीं ना कहीं अगर हम देखेंगे 7 to 8% के लगभग यहाँ पे कंपनी का हुआ है, क्योंकि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे थोड़े बहुत नंबर्स यहाँ पे मैनिपुलेटेड कंपनी की तरफ से किए गए हैं। अब अगर हम आईपीओ की डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 13 तारीख को ये आईपीओ में स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा और 18 तारीख को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। प्राइस बैंड के बारे में अगर हम बात करेंगे तो 108 के कट ऑफ प्राइस पे कंपनी में शेयर देती हुई नजर आ रही है और 1200 शेयर्स का लॉट साइज हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है, यानी कि एक लॉट को अप्लाई करने के लिए 1200 शेयर्स के लॉट साइज के अंदर यहाँ पर आपको अप्लाई करना पड़ेगा। अब अगर हम इश्यू साइज की अगर हम बात करेंगे तो 65 करोड़ 6 लाख के लगभग का आईपीओ का इश्यू साइज हमें यहाँ पे नजर आता है, इसमें से अराउंड 59 करोड़ 66 लाख रुपये हमें यहाँ पे कंपनी के पास में जाते हुए नजर आएंगे और बाकी के 5 करोड़ 40 लाख जो रुपए हैं वो यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर्स के पास में हमें जाते हुए नजर आएंगे। बाकी अगर हम लिस्टिंग की अगर हम बात करेंगे तो एनएससी के एसएम प्लेटफॉर्म पर ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम टाइम टेबल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 19 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला है, यानी कि अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो 20 तारीख को रिफंड मिल जाएगा। 20 तारीख को आपके डीमेट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है और 23 तारीख को ये कंपनी में लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम एट दी एंड अगर हम कंपनी के वैल्यूएशन के पैरामीटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए अराउंड 245 करोड़ के मार्केट कैप पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो देखिए जो कंपनी ने यहाँ पे जो अर्निंग दिखाई है, जो एक्चुअली में लगता है कि जो कंपनी की रियल अर्निंग नहीं है उसके हिसाब से भी लगभग 20 के लगभग के पी रेशियो पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। और डेफिनेटली अगर आप देखोगे तो कोई ज़्यादा रेवेन्यू ग्रोथ नहीं है, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे पी एक्सपांशन का लॉन्ग टर्म के हिसाब से हमें यहाँ पे कोई भी स्कोप यहाँ पे नजर नहीं आता है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए जहाँ पे कंपनी के नंबर्स भी थोड़े सही नहीं लग रहे और नंबर्स सही अगर हम मान भी लेते हैं उसके बाद में भी वैल्यूएशन यहाँ पर अगर थोड़े अगर कंपनी की कंफर्टेबल नहीं है तो मेरे ख्याल से यहाँ पर आपको अवॉइड ही करना चाहिए। और अगले हफ्ते अगर हम देखेंगे तो बहुत ज़्यादा एसएमई आईपीओ हमें ओपन होते हुए नजर आ रहे हैं, तो डेफिनेटली वहाँ पे मेरे हिसाब से आपको ये देखना पड़ेगा कि आपको वहाँ पे कौन से आईपीओ में कॉशियस रहना है। अभी अगर आप देखोगे तो जितनी भी आईपीओ की जो जीएमपी होती है वो हमें आईपीओ से पहले काफ़ी अच्छी जीएमपी देखने को मिलती है। जैसे आईपीओ क्लोज हो जाता है फिर उसके बाद में कोई भी यहाँ पे बाहर नहीं बचता है। अभी रिसेंटली अगर हम देखेंगे तो एक जेएम ग्लोबल करके कंपनी थी
जिसका अगर हम जीएमपी की अगर हम बात करेंगे 40 से 50% के लगभग उसकी जीएमपी चल रही थी और वो कंपनी हमें रेट टू रेट लिफ्ट होती हुई नजर आई थी। अभी अगर हम देखेंगे तो मैक कॉन्फ्रेंसिस की भी जीएमपी लगभग 90% के लगभग जो हमें चलती हुई नजर आ रही थी वो भी हार्डली 65-70% के लगभग हो गई है। तो मैं ये इंडिकेट कर रहा हूँ कि आपको यहाँ पे कोई भी लिस्टिंग के दिन अभी बाय करने में इंटरेस्टेड नहीं है। सबको ऐसा लगता है कि यहाँ पे आईपीओ में अप्लाई कीजिए, फिर उसके बाद में लिस्टिंग डे के दिन यहाँ पे उसको थोड़ा 10 से 15% ऊपर करके आपको बेच देना चाहिए। लेकिन एक चीज़ आपको समझनी चाहिए कि यहाँ पर अगर बेचने का काम करेंगे, अगर कोई स्ट्रॉन्ग वहाँ पे बायर नहीं होगा तो वहाँ पे डेफिनेटली आपको नुकसान होने के भी चांसेस वहाँ पे हो सकते हैं। वहाँ पे जीएमपी आपकी बिल्कुल भी काम नहीं आएगी। तो आपने ये भी देखना चाहिए कि लगभग 65 करोड़ के लगभग का इश्यू है। अगर मार्केट में कुछ भी सिनेरियो चेंज होते तो लगभग 10 से 15% ये कंपनी नीचे भी खुल सकती है। तो मैं तो पर्टिकुलरली ये कंपनी को अवॉइड करने का चांस करूँगा और मुझे अपसाइड भी पर्टिकुलरली ज़्यादा नहीं लगता। अगर मार्केट अच्छा रहता है तो एक बार के लिए 10 से 15% के प्रीमियम पे ये कंपनी खुल जाएगी। लेकिन 10 से 15% के प्रीमियम पे अगर लिस्टिंग लग रही है और उतना ही अगर रिस्क लग रहा है तो वहाँ पे डेफिनेटली मेरे हिसाब से रिस्क रिवॉर्ड इतना सही वहाँ पे नहीं है। तो मैं वो करता हूँ कि आपको डेक्कन ट्रांसकॉन लीजिंग के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।